हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज का लेक्चर ग्रेविटेशन पर सेकंड लेक्चर है। इसमें हम लोगों ने इसके पहले जो भी चीज़ें डिस्कस की थी, आई होप आपने उसको देखा होगा, नोट्स बनाया होगा। उसी के आगे से हम लोग लेक्चर देखेंगे। इसमें हम लोगों को समझना है ग्रेविटी क्या होती है, वो हम लोग देखेंगे, अभी समझेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा था, थोड़ा सा हम लोग बस देख लेते हैं। हम लोगों ने ये समझा था कि जो फोर्स होगा ग्रेविटेशन का वो होगा G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यही समझा था। यहाँ पे m1 m2 दो मास हैं, दो द्रव्यमान हैं जिनके बीच की डिस्टेंस है r, दूरी है r। तो फोर्स दोनों के बीच में लगेगा ये, और जिसमें हम लोगों ने g कहा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, या हमने ये कहा था कि g को हम बोलेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। g का मान कांस्टेंट होता है हर जगह पर, कितना होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये आया था 6.67 इंटू 10 की पावर -11। और यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर, वो यहाँ से आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का। तो इतना चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस जी की वैल्यू कैसे आई है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कि कैसे कैवेंडिश ने इसकी जी की वैल्यू फाइंड की थी, क्या ट्रिक्स लगाए थे, क्या कॉन्सेप्ट को बेस पर वो चले थे, तो उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कैवेंडिश ने हाउ टू फाइंड जी वैल्यू, कैपिटल जी, कैसे कैवेंडिश ने जी की वैल्यू फाइंड करी। तो उसने क्या किया, जी की वैल्यू निकालने के लिए, जी की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया उसने, ये समझते हैं। जी की वैल्यू निकालने के लिए उसने क्या किया, उसने जो है बेसिकली एक, मान लो ऐसे लिया रॉड, एक तार ले लिया, तो तार के साथ एक पतली सी रॉड ले ली, पतली सी रॉड के साथ इधर एक छोटा सा मास बांध दिया, इधर एक छोटा सा मास बांध, मान लो दोनों की मास mm है, मान लो दोनों की मास क्या है, mm है, ठीक है। ऐसा एक सिस्टम बनाया, और मान लो कि फिर इसके साथ ये बांध दिया, ठीक है। अब ये मास है mm करके बांध दिया, ठीक है। अब क्या किया कि इसके पास में थोड़ा सा बड़ा मास लाके यहाँ रखा, ये दोनों की। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम एक छोटे दो बड़े मास ला के रखेंगे, मान लो कैपिटल एम के दो मास ला के रखे, तो जाहिर सी बात है कि ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये वाला भी इसको अपनी ओर खींचेगा। नॉर्मल ग्रेविटेशन फोर्स से ऐसा होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर ये दोनों फोर्स खींचेंगे तो ये इसको ऐसे घुमा देगा। अच्छा, कोई चीज़ घूमती है तो क्या लगता है, टॉर्क, बल आघूर्ण, पढ़ा है आपने। तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा कि जैसे ऐसे समझो कि एक रॉड है, एक रॉड पे फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दो फोर्स लगेंगे तो ये रॉड अपनी जगह से ऐसे घूम जाएगी। और ये घूमेगी क्यों, क्योंकि इस पे बलाघूर्ण लगेगा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क कितना लगेगा वो हम यहाँ से देख सकते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू बेसिकली हम लोग कहते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर परपेंडिकुलर फोर्स है तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर हम यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं इधर और इधर, तो एक कपल बनाएंगे, तो जाहिर बात है फोर्स और दोनों रॉड के बीच की डिस्टेंस, फोर्स इनटू दोनों रॉड के बीच की डिस्टेंस, ये कॉन्सेप्ट आएगा। तो हम कहेंगे कितना बलाघूर्ण लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, कितना बलाघूर्ण या कितना टॉर्क लग रहा है। टॉर्क क्या लिखोगे, फोर्स इनटू दोनों रॉड के बीच की डिस्टेंस, फोर्स इनटू दोनों रॉड के बीच की डिस्टेंस। टॉर्क कैसे निकालते हैं, तो दोनों रॉड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, सपोज करो मान लो L है डिस्टेंस, कितनी है डिस्टेंस L। फोर्स कितना लगेगा ये बताओ, ये वाला फोर्स इस पे कितना लगाएगा, फॉर्मूला G कैपिटल M स्मॉल m बटे दोनों के बीच की डिस्टेंस। मान लो डिस्टेंस बहुत कम रखेंगे तो दोनों के बीच की डिस्टेंस G कैपिटल M स्मॉल m आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस ये दोनों के बीच की ये डिस्टेंस। तो ये फोर्स क्योंकि दोनों के बीच में ये लग रहा है, यही तो इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, तो ये ऐसे रॉड घूम जाएगा। तो जो घूमेगा जिसकी वजह से टॉर्क लगेगा वो लगेगा G M स्मॉल m बटे आर स्क्वायर इंटू दोनों के बीच की लेंथ कितनी है, मान लो L है तो L, तो ये टॉर्क लगेगा। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है कि मान लिया, है ना, मान लिया इसका जो दृढ़ता गुणांक है
या रिजिडिटी कांस्टेंट है वो ई मान लो के है, कितना है के। तो अगर हम कहें कि इस फोर्स की वजह से, आप समझो ना, अगर ये फोर्स ऐसे लगेगा तो ये रॉड ऐसे ऐठेगी, तो कुछ ऐड करके रुक जाएगी, कुछ ऐड करके ऐसे रुक, जैसे मान लो ये ऐसे कुछ है, कुछ है, मान लो ऐसे कुछ कपड़ा है ना, सपोज करो, और जैसे ये फोर्स लग रहा है तो ये ऐसे, भाई आप एक मैक्सिमम से ज़्यादा घुमा तो नहीं सकते ना, आप कितना घुमाओगे, वापस छोड़ोगे तो ये वापस ऐसे कपड़ा आ जाएगा। कुछ वैसा ही जब ये ऐसे घूमेगा तो ये रॉड ऐठेगी, तो ऐठेगी तो उसको एक लिमिट से ज़्यादा घूमने नहीं देगी। अगर एक लिमिट से ज़्यादा नहीं घूमने देगी तो आप जो फोर्स लगा रहे हो वो क्या करेगा, इस पर एक उसके अपोजिट में एक फोर्स लगाना चाहेगा। तो अगर हम कहें कि मान लिया कि ये रॉड यहाँ से यहाँ तक घूम गई, सपोज करो थीटा घूम गई, कितना घूम गई थीटा, तो ये कितना टॉर्क लगाएगा के थीटा। के हमको दिया होता है कि अच्छा ये जो हमने तार लटकाया है उसका के कितना है, ये हमको दिया होता है। तो एक्सपेरिमेंटली कैवेंडिश ने इसकी वैल्यू बटे आर स्क्वायर इंटू एल बराबर के थीटा, इस तरह से थीटा नाप लेंगे कितना घूमेगा, एल रॉड की लंबाई पता ही है, के हमको दिया होगा, स्मॉल एम कैपिटल एम पता ही है भैया हमने यहाँ पे कितने मास लटकाए हैं, और आर हमको ये डिस्टेंस पता है। सब चीज़ें पता होती हैं, तो इससे हम इस एक्सपेरिमेंटली जे थीटा आर स्क्वायर बाई कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एल, इससे हम क्या निकाल लेते हैं, जी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जी की वैल्यू फाइंड करके, जब जी की वैल्यू इसने फाइंड करी कैवेंडिश ने, तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 6.67 इंटू माइनस 11। और इस तरह से कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट किया था 18th सेंचुरी में, 1758 के आसपास ये एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे जी की वैल्यू, क्योंकि जी की वैल्यू इतनी माइन्यूट थी ना कि इसको यहाँ से इतना घुमाना, ये बहुत ज़्यादा नहीं घूमेगा बच्चों, आप समझो, क्योंकि कितने को हम अर्थ को थोड़ी ना ले आएंगे यहाँ पे, चंद्रमा थोड़ी ना ले आएंगे, बहुत माइन्यूट से मासेस होंगे छोटे छोटे, तो जाहिर सी बात है फोर्स इतना माइन्यूट होगा कि इसको मेज़र करना इज़ ए वेरी वेरी टफ टास्क। अब उसको मेज़र करने के लिए, थीटा मेज़र करने के लिए यहाँ मिरर लगा देते हैं, मिरर पे ऐसे लाइट डालते हैं, मिरर हल्का से घूमता है तो मिरर भी घूमता है, तो उसके एंगल को मेज़र करते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन करते हैं। बट हाँ, इस तरह से हम थीटा इसकी वैल्यू मेज़र करते हैं, ज़्यादा नहीं डिटेल में जाना, लेकिन आपको समझना है। अच्छा, इस तरह से हम जी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। क्लियर है? आई होप सो क्लियर होगा। इससे इस तरह से कैवेंडिश ने जी की वैल्यू फाइंड की थी 18th सेंचुरी में। बता दें तो जी की वैल्यू इस तरह से कैवेंडिश ने फाइंड करी, जी की वैल्यू आ गई, और ये देखा गया कि जी की वैल्यू हर जगह सही है। मतलब ऐसा नहीं है जी की वैल्यू आप कहीं भी चले जाओ, जी की वैल्यू आप कहीं भी चले जाओ, आपको जी की वैल्यू कितनी मिलेगी, इतनी ही मिलेगी। इसका मतलब है ये जो वैल्यू आई थी जी की, वो हर जगह इतनी ही आई थी, है ना? बात समझ में आ रही होगी आई होप। तो इस तरह से उसने कैपिटल जी की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं ग्रेविटी की, या इसको हम लोग ग्रेविटी को बोलते हैं, या गुरुत्वीय त्वरण कह सकते हैं। हम बात करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा समझेंगे, बाद में धीरे धीरे सब चीज़ें निकल के आएंगी। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या है, ग्रेविटी क्या है? तो भैया ये कहा गया कि जब हर चीज़ें, हर बॉडी, जैसे अर्थ है, अर्थ इस बॉडी को अपनी ओर खींच रही है, अर्थ इस बॉडी को अपनी ओर खींच रही है, तो कहा गया खींच क्यों रही है, क्योंकि फोर्स लग रहा है। अच्छा, फोर्स जहाँ है वहाँ एक्सीलरेशन तो होगा ही, क्योंकि F बराबर ma होता है। कि जाहिर सी बात है कि अगर मान लो ये अर्थ है बड़ा सा, अर्थ ये बड़ा सा है, और मान लो ये छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हो गया सेंटर, इसकी मान लो कुछ रेडियस आर वार है, ये अर्थ है, मान लो पृथ्वी की हम बात अभी कर रहे हैं, फिर हम इसकी जगह कोई भी प्लेनेट ले लेंगे, बट अभी समझते हैं, मान लो ये अर्थ है, ये कोई बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, जो हम यहाँ से इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे ले गए। कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे ले गए। तो हमने कहा भैया ये जो अर्थ है ना, इसको अपनी ओर खींच रहा होगा। कहोगे सर अर्थ खींच रहा है उसको, ठीक है सर आप सही कह रहे हो, लेकिन हमने पढ़ा था सर कि दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो सर क्या ये बॉडी भी इस अर्थ को खींच रही होगी? हाँ, खींच रही होगी, दोनों खींच रहे हैं। ओके सर, तब अर्थ क्यों नहीं दे ध्यान में रखते, हम कहते हैं कि यही अपनी ओर चला आ रहा है। हम थोड़ा सा भी डिस्कस करेंगे, है ना, एक्सीलरेशन बात करेंगे। अभी हम बस समझते हैं कि ये बॉडी इसको अपनी ओर खींच रही है।
हमने कहा किस फोर्स से खींच रही है, तो हमने कहा एफ फोर्स से खींच रही है। अच्छा, कितना फोर्स लग रहा होगा आपने कहा, तो मैंने कहा कि अगर मान लो अर्थ का मास ऐसे m है और इसका मास मान लो स्मॉल m है, तो हमने कहा ये जो फोर्स होगा वो होगा g कैपिटल M स्मॉल m बटे दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ सेंटर से लेते हैं डिस्टेंस कितनी r, तो दिस इज r स्क्वायर। आपने कहा ठीक है सर, ये तो सही लग रहा है, समझ में आ रहा है कि हाँ एक ऑब्जेक्ट है, ये बड़ा सा अर्थ है, हमारा पृथ्वी है जिसका मास m है, एक छोटी सी बॉल है, वो पृष्ठ से यहाँ से कितने भी डिस्टेंस पर वो भी हम नहीं जा रहे, लेकिन यहाँ से इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। आपने कहा सर ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, तो क्योंकि दोनों के इसका मास कैपिटल M इसका मास स्मॉल m, तो फोर्स लगेगा सर जी एम स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। r क्योंकि दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस r है। आपने कहा सर ठीक है, हमने कहा हाँ चलो सही लग रहा है। अब एक चीज़ बताओ, न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ कहता है कि ये अर्थ को जिस फोर्स से खींच रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ से दिस इज शुड बी इक्वल टू ma, इट शुड बी इक्वल टू ma के बराबर होना चाहिए। आपने कहा हाँ सर ठीक तो लग रहा है ma के बराबर होना चाहिए, लेकिन हम क्या इसको m a की जगह g लिख देते हैं, मतलब होता वो एक्सेलरेशन त्वरण ही है, लेकिन हम बस अब a की जगह क्या यूज कर लेते हैं, g स्मॉल g। तो कहेंगे हाँ सर ये mg भी सही है, इसका मतलब अगर हम कहें इस पर फोर्स लग रहा है तो इसमें इतना एक्सीलरेशन बनेगा, इतना त्वरण बनेगा, तो हम ऐसा m इंटू जी लिखेंगे। आपने कहा सर ठीक लग रहा है। कहेंगे सर तो ये क्या है? हमने कहा ये लग रहा है, तो ये क्या है सर? ये लग रहा है लेकिन ये इसके ही बराबर है। जब हमने कहा मास m है तो एक्सीलरेशन बनेगा, तो हमने कहा इतना फोर्स लग रहा होगा mg। न्यूटन्स लॉ से न्यूटन ने क्या कहा कि इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो ये लग रहा होगा। तो हमने कहा कि अगर ये भी लग रहा है ये भी लग रहा है, तो यानी दोनों बराबर होंगे, तभी तो दोनों लग रहा है। इसका मतलब ये जो लग रहा है वो इसी के बराबर होगा। तो न्यूटन्स लॉ ने कहा कि भैया फोर्स जो लगेगा वो लगेगा जी कैपिटल M स्मॉल m बटे r स्क्वायर। हमने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन ये जो है वो बराबर किसके है, mg के, तो m से m कट जाएगा, तो g किसके बराबर आ रहा है, g कैपिटल M बटे r स्क्वायर। वाह, इसका मतलब है जो ग्रेविटी है, जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण उत्पन्न होगा वो होगा जी एम बटे आर स्क्वायर। जी क्या है, 6.67 माइनस 11। एम क्या है, मास ऑफ अर्थ। आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कहां पर निकालना है। कहोगे सर इसका मतलब आर वेरी करेगा, भाई हमने कह दिया अर्थ की ग्रेविटी। हमने कहा सर हम तो सर पढ़ते थे जी की वैल्यू 9.8 सर, लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि जो अर्थ है, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस लेनी है सर हमें। तो सर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, मान लो हम और ऊंचाई पे चले जाएं, और ऊंचाई पे चले जाएं, तो ये आर तो वेरी कर रहा है सर, ये आर तो यहाँ से बदल रहा है सर। आपने कहा हाँ सर, हमने कहा ठीक है सही कह रहे हो। तो सर अगर ये बदल रहा है, अगर सर ये बदल रहा है, तो सर ये जो हम लिख रहे हैं जी एम बटे आर स्क्वायर, तो हम जो पहले 9.8 कहते थे सर वो क्या था एक्चुअल में जो ये 9.8 हम कहते थे वो पृष्ठ पर था, अर्थ के पृष्ठ पर, मतलब अर्थ पे जहां हम खड़े हैं वहां पर ये था क्या, जी की वैल्यू 9.8 आप रखोगे। अच्छा, अर्थ की बात करें तो अर्थ का रेडियस आर है, अर्थ का रेडियस के आर की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 64, ये सब रटा होना चाहिए, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर किसकी रेडियस होती है अप्रॉक्सीमेटली, अर्थ की रेडियस। अर्थ की जो त्रिज्या होती है वो 6400 किलोमीटर होती है। इसको मीटर टर्म बदलोगे तो 6400 इंटू 1000 मीटर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो हमें ये समझ में आ रहा है, अच्छा सर इसका मतलब जो हम 9.8 लिखते थे ना वो सरफेस पर होती थी। इसका मतलब अगर हम पृष्ठ पर देखेंगे, सरफेस पे देखेंगे, सरफेस पर देखें, कहाँ देखें, सरफेस पर देखें, इन द सरफेस, ऑन द सरफेस देखें, तो हम जी की फॉर्मूला लिखेंगे जी एम बटे आर स्क्वायर। बिकॉज अगर हम सरफेस पे आ जाएंगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर ही हो जाएगी। तो हम इस स्मॉल आर की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल आर।
हाँ, अब सर अगर हम G, M और R की वैल्यू रखें तो इसकी 9.8 आएगा। अच्छा सर, इसका मतलब अगर R बढ़ रहा है तो G की वैल्यू बदलेगी। R बढ़ रहा है तो G की वैल्यू बदलेगी। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा स्मॉल g किस तरह से रिलेटेड है, क्या फॉर्मूला आएगा Gm/r², वो आया इन फोर्स से। फिर हम ये सीख रहे हैं, अच्छा G की वैल्यू चेंज हो सकती है। इसका मतलब पहले जो हम 9.8 पढ़ते थे वो कुछ और था। तो कहते हैं सर ऐसा तो नहीं था, हम बिल्डिंग से, अब बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, जब बिल्डिंग से हम कोई चीज़ गिराते थे, ऐसे मान लो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, खूब ऊंची बिल्डिंग है, हम कहते थे ये अर्थ है, ये बिल्डिंग है, ऐसे फ्लोर है इसके, और यहाँ से जब हम कोई चीज़ गिराते थे तो भी हम जी ही लेते थे, 9.8 या 10 ले लेते थे बहुत ज़्यादा। तो सर तब तो हम नहीं चेंज करते थे, लेकिन आप समझो ना, बिल्डिंग कितने मीटर होगी ऊंची, बहुत ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा रख लेते, 100 मीटर, मतलब होती नहीं है 100 मीटर, मान लो 100 मीटर है भैया। अर्थ जैसे समझो ना, ये अर्थ है बड़ा सा, ये बिल्डिंग बनी है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, 6400 किलोमीटर, और ये कितना है, हम क्या 100 मीटर, कितना है ये 100 मीटर, 100 मीटर को किलोमीटर में बदलोगे तो 0.01 किलोमीटर। तो अगर हम यहाँ से ये डिस्टेंस से गिरा रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितनी है, 6400 प्लस 0.01, यानी लिखोगे 6400.01 किलोमीटर, ऐसे तो लिखोगे। क्या ये वैल्यू इतनी ही तो है यार, 6400, कितना चेंज हो गया 6400 में, और उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अप्रॉक्सीमेटली 64 सही तो है ये, और 64 से हो तो 9.8 ही तो रखोगे। इसका मतलब अगर आप 1-2 किलोमीटर भी ऊपर चले जाओ, 10 किलोमीटर भी ऊपर चले जाओ, तो भी 6400 के मान में बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला नहीं है। हाँ, 10 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो थोड़ा बहुत चेंज, माइन्यूट सा चेंज दिखेगा, 9.8 की जगह हो सकता है आपको 9.7 आ जाए, बस इतना ही चेंज। तो इसका मतलब है अगर आप ऊपर जा रहे हो, 10 किलोमीटर भी ऊपर चले जाओ, तो जी की वैल्यू चेंज होगी, नो डाउट, बट इतनी कम चेंज होगी कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, हमको तो एक चीज़, तो आपकी बात, एक बात हमको समझ में आ गई सर, कि आप कह रहे हो कि जी की वैल्यू चेंज हो सकती है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। सर क्यों? क्योंकि आर बदलेगा, ये तो सर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन सर आर बदलेगा, तो हमको समझ में आ रहा है। सर आपने जो बात बताया कि पृष्ठ पर होता है 9.8, सर ये भी समझ में आया। फिर आपने हमको सर जो बताया कि 2-3 मीटर, 2-3-4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऊपर जाने से, अर्थ से हम बिल्डिंग पे चढ़ जाएं, पहाड़ पे चढ़ जाएं, 2-3-4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाने से जी के मान में कुछ खास चेंज आने वाला नहीं है, इसलिए हम हमेशा जी की वैल्यू 9.8 ले लेते। बात समझ। लेकिन हाँ, अगर हम बहुत ज़्यादा जाएंगे, 100 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, 200 किलोमीटर, मतलब आकाश छोड़ते हुए ना, बहुत से सैटेलाइट लाइट जाती हैं, जब बहुत ऊंचाई पे जाएंगे तो हाँ, जी की वैल्यू हम तब ये नहीं लिखेंगे, तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, Gm/r²। बात समझ में आ गई? अच्छा, हमें समझ में आ गया कि जी की वैल्यू की चेंज तो होता है, जी का मान तो चेंज तो होता है, कितना होगा फॉर्मूला, हमने एक बेसिक फॉर्मूला समझ लिया। अब वो फॉर्मूला हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं सर। ये स्मॉल जी को क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या गुरुत्वीय त्वरण। इसका फॉर्मूला होगा Gm/r²। ये जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि वो एक्सेलरेशन ही है, त्वरण ही है, तो ये होगी। हाँ, अर्थ के पृष्ठ पर जो जी का मान होता है वो 9.8 अप्रॉक्सीमेटली होता है, लेकिन वो अर्थ के सरफेस पर होता है। अगर थोड़ा मोड़ा आप ऊपर जा रहे हो तो जी के मान में कुछ खास चेंज नहीं आता है, तो हमेशा हम 9.8 ही ले लेते हैं। लेकिन अगर जी का मान चेंज होगा अगर हम बहुत अधिक ऊंचाई पर जाएंगे। अब हम लोग पहली चीज़ ये सीखते हैं, जी के मान पर प्रभाव, जी के मान या वैल्यू पर प्रभाव या इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट्स ऑन द वैल्यू ऑफ जी, इफेक्ट्स ऑन द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें एक एक करके देखेंगे। पहला ये देखेंगे ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर
जाने पर। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे अर्थ के सरफेस से तो जी का मान कैसे चेंज होगा ये सीखना है। बात समझ में आ रही है? तो मान लो अगर हम कहें ये अर्थ है, ठीक है, जिसकी रेडियस है r, ये हो गया, यहाँ से मान लो हम यहाँ पर है, पहले यहाँ पर थे सरफेस पे मान लो, तो यहाँ से मान लो हम h ऊंचाई ऊपर गए, कहाँ से, अर्थ के सरफेस से h ऊंचाई हम ऊपर गए, ठीक है। तो इसको a पॉइंट मान लो, इसको b पॉइंट मान लो, तो क्या g की वैल्यू चेंज होगी सर? हाँ चेंज होगी। g की वैल्यू यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, ठीक है। कितनी होगी? तो अगर हम कहें g का मान, g की वैल्यू, g का मान पृष्ठ पर, सरफेस पर कितना होगा, कहाँ पर, सरफेस पर कितना होगा, अगर ये निकालना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, g, है ना, g लिख लो, इज इक्वल टू g कैपिटल M, इसका मास मान लो, अर्थ का मास है कैपिटल M, अपॉन डिस्टेंस कितनी है बोलो, r, डिस्टेंस r है, ये r का स्क्वायर। तो इसको डाल दो फर्स्ट इक्वेशन। अब g का मान बोलो h ऊंचाई पर, कहाँ पे, h ऊंचाई पर, h हाइट पर, कहाँ पे, ऑन द हाइट ऑफ h, तो g डैश लिख लेते हैं, हाइट पर है तो g m अपॉन क्या लिखोगे बार, ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी, r प्लस h, r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, सही समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, अब दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं ना, इसको डाल दो इक्वेशन 2। तो अब हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 से। 2 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 1 से। तो पहले क्या है, g डैश, डिवाइड कर रहे हैं g। अच्छा, डिवाइड करोगे तो देखो इसको लिखो gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, पूरे का डिवाइड gm अपॉन r स्क्वायर, gm कट गया तो आ गया r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। बोलो सही लिख रहे हैं? अब ध्यान से देखना, फिर से कर रहा हूँ, यहाँ करते रहो ध्यान से, g डैश अपॉन g, थोड़ी सी मैथ होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, r स्क्वायर, एक काम करो नीचे वाले में r स्क्वायर कॉमन ले लो, तो r स्क्वायर मतलब r कॉमन ले लो, तो r कॉमन लोगे तो r स्क्वायर बनेगा, यहाँ क्या 1 और यहाँ पे h बाई आर, जैसे अगर हम r कॉमन लेंगे स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1 प्लस h बाई आर हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर से समझो, अगर मल्टीप्लाई करो तो अंदर जाएगा, r स्क्वायर है तो अंदर चला जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, अंदर इससे जाएगा मल्टीप्लाई तो, हाँ, तो ये स्क्वायर, r स्क्वायर अंदर जाएगा तो ये क्या होगा, सिर्फ r होगा, तो r हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, r कट जाएगा तो h ही होगा, तो यही आएगा फिर से। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से r स्क्वायर कट गया, तो इसको ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 1 माइनस h बाई आर का होल स्क्वायर, या -2 लिख लो, -2, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखो यहाँ कर दें, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, समझ में नहीं आएगा तो मिटा दे रहे, नोट कर लेना बस इतना ही। तो यहाँ पे देखो जी डैश, क्या चीज, जी डैश बटे जी आएगा, अब देखो 1 माइनस h बाई आर की पावर -2, ये तो आएगा। अब -2 जब पावर ओपन होगी, बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो आएगा 1, और क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं h छोटा है बहुत r से, अब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि h हम चले जाएंगे 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 10 या 1000 किलोमीटर ऊंचा, नहीं, h हम जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी h r से बहुत छोटा हुआ, 6400 कहाँ और 100 कहाँ, ठीक है। तो 1 माइनस प्लस 2h बाई आर,
अब इसके आगे स्क्वायर वाले टर्म में नहीं जाएंगे, बस यही आ जाएगा। तो जी डैश यहाँ से आ जाएगा, जी उधर ले जाओ, जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, ये आएगा फॉर्मूला। तो अगर हम यहाँ पे देखें फॉर्मूला, तो यहाँ पे साफ साफ क्या दिख रहा है हमको, साफ साफ ये दिख रहा है कि अगर h बढ़ेगा, h अगर बढ़ेगा, मान लो हम और हाइट पे जाएं, तो h अगर बढ़ेगा तो 1 में से कुछ घट रहा है, 1 में से कुछ घट रहा है। थोड़ा और समझना हो तो अगर हम इसमें ऐसे लिख लें, r एलसीएम ले लें तो आ जाएगा r माइनस 2h। तो अगर h बढ़ रहा है, h अगर बढ़ रहा है तो r में से जा रहा है, h अगर बढ़ेगा तो r माइनस 2h घटेगा। हम कहें ऐसे समझो, 5 में से 2 गया, कितना है 3, 5 में से 3 गया 2, समझ लो ये फिक्स है, 2 की जगह 3 हो गया, बढ़ गया, तो ये वैल्यू क्या हो गई, घट गई। इसका मतलब है अगर r में से 2h जाएगा और h अगर बढ़ रहा है तो r माइनस 2h घटेगा, तो g डैश भी घटेगा। इसका मतलब जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे वैसे वैसे g डैश का मान डिक्रीज होगा, घटेगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, हमें मिलता है जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे, जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे वैसे वैसे जी डैश का मान घटेगा। फुल एंड फाइनल क्लियर है, समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से। आगे सवाल वाला हम लोग देखेंगे, बट आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मिटा दें, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब अच्छा, अगर हम अब समझ में आ रहा है, अच्छा ठीक है सर आप सही कह रहे हो, अगर हम ऊपर जाएंगे, अगर हम ऊपर जाएंगे तो h का मान बढ़ेगा, h का मान बढ़ने पर जैसे जैसे हाइट पर जाओगे वैसे वैसे जी डैश का मान घटेगा। इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जी का मान घटेगा। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सरफेस पे। अब एक क्वेश्चन है कि मान लो कि अगर हम, ये अर्थ है, ये उसकी रेडियस है, सेंटर है, ये रेडियस r है, अगर हम ड्रिल कर दें, गड्ढा कर दें अर्थ के अंदर, गड्ढा करते करते अंदर घुसते जाएं, गड्ढा करते करते अंदर घुसते जाएं, तो मान लो अगर हम यहाँ पे हैं, सरफेस पे खड़े हैं और अर्थ के अंदर गड्ढा करके ऐसे गड्ढा कर दिए इतना और यहाँ पहुँच गए गड्ढा करके, तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी होगी, मान लो जी डैश है, कितनी है जी डैश, कितना गड्ढा करके आए हम नीचे h, यहाँ पर g का मान कितना है 9.8, ये तो हमको पता है, पूछ रहा है बताओ यहाँ कितना होगा। प्रॉब्लम समझ में आ रही है, कितना होगा कैसे निकालेंगे, कहोगे सर अभी तो हमने पढ़ा नीचे ऊपर जाएंगे तो घटेगा, नीचे आएंगे तो भाई जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जी का मान बढ़ेगा घटेगा, नीचे आएंगे तो घटेगा, यहाँ नीचे फिर से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जी का मान घटेगा, नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है, हमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे सेकंड है सरफेस से, कहाँ से, सरफेस से गहराई पर, या यहाँ पे लिखो h गहराई जाने पर g के वैल्यू पे क्या चेंज आएगा, कितनी गहराई जा रहे हैं h। जाहिर सी बात है कि अगर हम h गहराई गए तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो गई, बोलो r माइनस h। आप कहोगे सर हाँ आप सही कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर पार्टिकल आप यहाँ आ जाओगे, ये जो एक स्फीयर बनेगा अंदर, ये बात समझ में आ रही है, फिर से समझो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अर्थ अगर बहुत बड़ा है और आप गड्ढे करके यहाँ पहुँचते हो, तो सिर्फ अर्थ का इतना मास ही, अर्थ तो पूरा ठोस है ना, अर्थ तो पूरा ठोस है, मान के चल रहे हैं, अरे अंदर मेल्ट वेल्ट है लेकिन भाई मान के चलो ठोस है, तो अर्थ तो पूरा ठोस है, तो पूरा ठोस है ठीक है। लेकिन जब आप गड्ढा करके यहाँ घुसोगे, यहाँ पहुँचोगे, तो सिर्फ अर्थ का इतना मास ही काम करेगा जो इस पर ग्रेविटी लगाए, ये सब मिलकर ग्रेविटी नहीं लगाएंगे। कारण ये कहा गया कि जैसे हम कहें यह वाला लगाएगा, है ना,
तो ये वाला इधर लगाएगा ग्रेविटी, ये वाला मास इधर लगाएगा, ये वाला इधर, ये वाला इधर, टोटल मिलके जो बाहर वाले मासेस हैं वो 0 हो जाते हैं। मतलब टोटल मिलके जो बाहर वाले मासेस के कारण फोर्स है वो 0 हो जाता है। तो हम सिर्फ जो इस पर ग्रेविटी लगाएगा, अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, सेंटर की तरफ इसको खींचेगा, वो सिर्फ इतना ही मास होगा जो उसके, जो इस स्फीयर के अंदर होगा। कौन सा स्फीयर? जहां तक वो गड्ढा करके पहुंचेगा। यहाँ गड्ढा पहुंचता तो ये स्फीयर बनता, ये गड्ढा करते यहाँ पहुंचता तो ये स्फीयर बनता। इसका मतलब है जहां गड्ढा करके पहुंचेगा वहीं पे जो स्फीयर बनेगा उतना ही मास उस पे फोर्स लगाएगा। आपने कहा हाँ सर ये समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये लगाएगा फोर्स तो कितना लगाएगा, कैसे करेंगे? तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई अगर ये फोर्स लगा रहा है तो हम मास अर्थ का लें कि इसके अंदर जो हिस्सा है मास का सिर्फ वो लें, और ये मास जो ऑब्जेक्ट लेके आए हो स्मॉल एम, ये जो हिस्सा है केवल यही मास लेंगे, इसको मान लो एम डैश। ये वाला मास नहीं लेंगे क्योंकि वो अब गायब हो चुका है, वो कैंसिल हो जाएगा। हम मान के चलते हैं कि अर्थ पर जो मास है, अर्थ पे जो द्रव्यमान है वो वह यूनिफॉर्मली का मतलब एक समान रूप से वितरित है। हम ये मानते हैं कि अर्थ पे जो मास है वो हर जगह समान रूप से वितरित है। समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्मली मतलब ये हम मान के चलते हैं कि इतने हिस्से में जो मास है, इतने हिस्से में ये जो मास है समान रूप से वितरित है, फिर इतने हिस्से में जो मास है वो समान रूप से वितरित है, यूनिफॉर्मली वितरित है। ठीक, तो अगर हम कहें ये रेडियस मान लो हो गई, ये कितनी रेडियस हो गई? r माइनस एच। तो अगर हम कहें m मास जब था या यूं कहो जब 4/3 पाई आर क्यूब, ये पूरा जब ले रहे थे हम, तब जो आयतन था, ये जो वॉल्यूम होता है ना, स्फीयर तो गोल है ना, अर्थ गोल है तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है, तब उसका मास था m। अब यूनिट अगर हो गया तो मास हो गया m/4/3 पाई आर क्यूब। यूनिट जब मास हो गया, यूनिट वॉल्यूम हो गया तब। लेकिन हमें किस वॉल्यूम का निकालना है? ये हिस्से का। तो इतना वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई बोलो r माइनस एच का क्यूब का। तो इतना जब होगा तब कितना होगा? तो होगा m/4/3 पाई आर क्यूब इंटू दिस 4/3 पाई r माइनस एच का क्यूब। 4/3 पाई। तो आएगा फॉर्मूला m r माइनस एच का क्यूब बटे r क्यूब। तो ये कौन सा मास है? ये मास है m डैश। m डैश कौन सा मास? जो इस हिस्से के अंदर मास आएगा। इसको नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूँ, नीचे जाऊंगा तो फिर कंफ्यूजन कर देते हैं। ये मास, इतना मास का, ठीक है। तो अब बताओ अगर इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो ये इसका मास के कारण mg डैश लगेगा, स्मॉल mg डैश, और ये किसके बराबर होगा? न्यूटन लॉ से होगा g m डैश स्मॉल m बटे r माइनस एच का स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसका मास इंटू इसका मास, बीच की डिस्टेंस r माइनस एच, जी एम डैश एम बटे r माइनस एच का स्क्वायर बराबर किसके लिखोगे? एम जी के, सॉरी एम जी डैश के। जी डैश क्यों लिख रहे हैं? मान रहे हैं जी डैश चेंज आ रहा है। स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, जी डैश क्या आ गया? जी डैश आ गया जी एन। एम डैश कितना आ रहा है लिख लो, जी एम डैश आ रहा है एम कैपिटल एम आर माइनस एच का होल क्यूब
बटे आर क्यूब तो है ही वो वाला, और ये क्या है आर माइनस एच का होल स्क्वायर। तो अब देखो जी डैश आ गया जी एम, अभी देखो आर माइनस एच का होल स्क्वायर से क्यूब कटेगा तो सिर्फ आर माइनस एच बचेगा बटे आर क्यूब। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो देखो ऐसे लिख सकते हैं जी एम बटे आर स्क्वायर लिख दो एक तरफ, आर माइनस एच बटे आर लिख दो, ये क्यूब है ना तो एक आर स्क्वायर इधर एक आर है, तो ये क्या है ये जो जी है नॉर्मल जब अर्थ के सरफेस पे था तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, तो ये तो जी है ना तो हो जाएगा जी डैश टू जी आर माइनस एच बटे आर। तो चाहो तो इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा 1, ये होगा तो एच बाई आर, तो आएगा जी 1 माइनस एच बाई, इससे भी साफ साफ दिख रहा है एच बढ़ेगा तो आर माइनस एच घटेगा, इसलिए जी डैश घटेगा। इसका मतलब है जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर भी गड्ढा करके घुसोगे और केंद्र तक आ जाओ, घुस जाओ अंदर केंद्र में घुस जाओ, तो भी जी की वैल्यू घटती जाएगी, तो भी जी की वैल्यू घटती जाएगी। तो एट द सेंटर आप गड्ढा करते करते एकदम अर्थ के सेंटर में चले जाओ, गड्ढा करते करते अर्थ के सेंटर में चले जाओ तो क्या होगा, तो जी की वैल्यू यहाँ सेंटर पे क्या होगी 0, सेंटर पे क्या होगी 0। भाई अगर हम सेंटर पे चले गए एट सेंटर, सेंटर पे चले गए तो एच कितना हो, भाई आप गड्ढा करते करते मान लो गड्ढा करते 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 यहाँ आ गए तो कितना एच आ गए आर के ही बराबर आ गए, तो यहाँ पे जी डैश जी 1 माइनस आर बाई आर, आर से आर कट गया 1 में से 1 गया 0, जी डैश कितना आ गया 0। इसका मतलब सेंटर पे कितना होगा 0, जैसे जैसे आओगे बढ़ेगा यहाँ तक बढ़ेगा कितना हो जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, फिर ऊपर जाओगे फिर घटेगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जी का मान कहाँ होता है सरफेस पे, कितना होता है 9.8, गड्ढा करके घुसोगे तो भी घटेगा, ऊपर जाओगे तो भी घटेगा, चाहे कहीं भी जाओ ऊपर जाओ नीचे जाओ जी की वैल्यू घटेगी। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है सरफेस पे जहाँ पे हम खड़े हैं अभी, तो जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पे जी का मान मैक्सिमम होता है, कितना होता है 9.8, जो सॉल्व करके जी एम अपॉन आर स्क्वायर करके निकालेंगे। लेकिन जैसे जैसे गड्ढा करके जाएंगे तो भी जी घटेगा, यहाँ से हम देख रहे हैं, और ऊंचाई वाला हम लोगों ने इसके पहले में देखा, तो जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा। समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर कट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम आसान तरीके से समझाया मैंने। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जी का मान दोनों ही साइड में घटेगा। थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग फिर बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ ये दो चीज़ों से हमको एक चीज़ समझ में आ गई कि जी की वैल्यू चेंज होती है, मैक्सिमम कहाँ होती है सरफेस पे, ऊपर जाओगे तो भी घटेगा नीचे आओगे तो भी घटेगा। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग मेन ये देखेंगे अर्थ के अपने रोटेशन के कारण, अर्थ के अपने रोटेशन के कारण जी की वैल्यू में क्या चेंज आता है ये, और थोड़ा उसके शेप के कारण क्या चेंज आता है वो नॉर्मल सा है वो। ये दो चीज़ देखने के बाद फिर हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गुरुत्वीय विभव, फिर उसके बाद प्लैनेटरी मोशंस, सैटेलाइट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इन सब चीज़ों पे हम बात धीरे धीरे करेंगे। आई होप समझ में आया होगा थोड़ा बहुत ही। कृपया आप लोग लेक्चर नहीं देख रहे हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, पूरा देखो, फिर दिन भर का काम करो, लेकिन एक बार पूरा देख लो, नोट्स बना लो, सोचो समझो, सवाल लगाओ, है ना, मेहनत करो, और कोई भी समस्या हो, खाली नमस्ते नहीं काम चलेगा ना, आप कोई भी समस्या हो उसकी क्वेरी करो, कमेंट करो, ताकि उसके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में दे पाएँ, समझा पाएँ, कर पाएँ और कुछ बेहतर आपको प्रोवाइड कर सकें। ओके, पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ।